नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और संजय राउत वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी की योगी सरकार को हाथरस मामले पर जमकर आड़े हाथों लिया। इसके अलावा उन्होंने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को दो टूक जवाब दे दिया। संजय राउत ने कहा कि पार्टी छोड़कर गए किसी भी साथी को नहीं लेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद देश के कई राज्यों में अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज जमुई पहुंचे। जमुई पहुंचने के बाद उन्होंने पार्टी के कार्यक्रम में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। चिराग पासवान ने इस दौरान लालू प्रसाद यादव को करारा जवाब दिया। उन्होंने लालू के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार अगस्त में गिर जाएगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश श्री कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता को उनका मेडिकल रिपोर्ट रखने की अनुमति दे दी। हालांकि कोर्ट ने उनकी उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने जेल अधिकारियों को डॉक्टर से परामर्श के दौरान सुनीता केजरीवाल को उनकी अटेंडेंट बनाने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की थी। फैजाबाद लोकसभा सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि हम उपचुनाव के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि सपा का कार्यकर्ता लगातार काम करता रहता है। हम चुनाव के लिए तैयार हैं। जो भी मिल्कीपुर सीट से लड़ेगा उसे मेरा पूरा समर्थन है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति में एक वृक्ष का महत्व 10 पुत्रों के समान माना गया है। वनस्पति के साथ साथ नदी, पहाड़ आदि को जीवंत मानना हमारी संवेदनशील सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में संचालित एक पेड़ मां के नाम अभियान में सरकार ने भी प्रदेश में वैध पौधरोपण का संकल्प लिया। प्रदेश में 5 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने रिश्वत लेने के मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण पीयूसी अधिनियम के तहत जांच को मंजूरी दे दी है। सत्येंद्र जैन पर 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने के 571 करोड़ के प्रोजेक्ट के सिलसिले में 7 करोड़ रुपये रिश्वत की लेने के आरोप हैं। गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा हुआ। यहां 5 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। जानकारी के मुताबिक ये हादसा सूरत के सचिन पाली गांव में हुआ। घटना में 15 लोग के घायल होने की खबर है। एक महिला का रेस्क्यू किया गया है। घटनास्थल पर फायर और पुलिस की टीम मौजूद है। पुलिस के मुताबिक 5 से 6 लोगों के फंसे होने की संभावना है। राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहयोगी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत अदालत ने 16 जुलाई तक बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने उसकी हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद 3 हजारी कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। विभव पर स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के एक मामले की जांच के तहत झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, उनके पूर्व निजी सचिव और सहयोगी के घरेलू सहायक की 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। सीएम धामी द्वारा प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को लैब ऑन व्हील्स के माध्यम से 4 मोबाइल साइंस लैब की सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में पहले मोबाइल साइंस लैब के विज्ञान मॉडल्स का अवलोकन करते हुए चारों मोबाइल साइंस लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान सीएम ने छात्र छात्राओं के साथ संवाद भी स्थापित किया। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत के बाद राहुल गांधी अब मिशन गुजरात पर जुट गए हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी शनिवार को गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी गुजरात पहुंचे थे और यहां पर एक बार फिर उन्होंने बीजेपी को हराने का ऐलान कर दिया है। राहुल ने कहा कि जैसे बीजेपी ने अहमदाबाद में हमारे ऑफिस को तोड़ा, वैसे ही अब हम इनकी सरकार तोड़ने जा रहे हैं। गुजरात पहुंचने पर राहुल गांधी सबसे पहले राजकोट गेमिंग जोन में 33 और मोरबी में मच्छू नदी पर सस्पेंशन ब्रिज गिरने की घटना में जान गंवाने वाले 141 लोगों के परिजनों से मिले और फिर अहमदाबाद के पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां राहुल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आधे लोग मानते हैं कि गुजरात में बीजेपी को हराया जा सकता है। अब हमें बचे हुए लोगों को यह भी समझाना है, बस आपको डरना नहीं है। अगर गुजरात की जनता बिना डरे लड़ गई तो बीजेपी हारेगी। 2022 के चुनाव में कांग्रेस सही तरीके से नहीं लड़ी थी। 2017 में हम उन्हें हराने के करीब आए थे, लेकिन 2027 में हम उन्हें हराने जा रहे हैं। राहुल ने कहा कि अयोध्या से जीतने वाले इंडिया के सांसद ने बताया कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से नहीं अयोध्या से लड़ना चाहते थे, लेकिन वहां 3 सर्वे करने वालों ने कहा कि यहां पर जीत इंडिया गठबंधन की होगी। मोदी लड़े तो हारेंगे और उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। मोदी तो वाराणसी से भी हारते, लेकिन वाराणसी हमने छोटी गलती कर दी, वरना हम वहां भी जीत जाते। पीएम मोदी के 1 लाख वोटों से जीतने का मतलब है मुश्किल से जान बच गई। राहुल गांधी अब बीजेपी को पूरे देश में चुनौती देने को तैयारी में है। दावा किया जा रहा है कि राहुल अब 8 जुलाई को मणिपुर जाएंगे। मणिपुर में शुरू हुए टकराव के बाद
ये उनका इस राज्य में तीसरा दौरा होगा। राहुल ने दावा किया कि एक दो चूक से इंडिया गठबंधन वाराणसी की सीट नहीं जीत पाया। तो शिवसेना यूपीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि एक चूक के चलते दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। तो क्या थी वो गलती जिस पर राउत ने की बात, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में पीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किए जाने का नुकसान इंडिया गठबंधन को हुआ। अगर इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया होता तो आज केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। ये दावा कांग्रेस नेता का नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन में शामिल शिवसेना यूबीटी की तरफ से किया गया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि लोकसभा चुनाव में राहुल को अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता तो परिणाम दूसरे होते। लोकसभा चुनाव में इंडिया को मिली सफलता के पीछे राहुल गांधी की लोकप्रियता का हाथ था और राहुल गांधी की जो लहर आज भी देश में चल रही है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 234 सीटों पर जीत मिली थी। ये बहुमत से सिर्फ 38 सीट कम था। कांग्रेस की सीटें 52 से बढ़कर 99 हो गई। इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ। गठबंधन में शामिल लगभग हर पार्टी की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो दूसरी तरफ एनडीए में शामिल पार्टियों को नुकसान हुआ। अब तो दावा यहां तक किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो सरकार बनाई है वो कभी भी गिर सकती है। इसे लेकर संजय राउत ने कहा कि लगता है ये सरकार नहीं चलेगी। हम पहले भी बोल चुके हैं ये सरकार नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो तूफान आज भी चल रहा है, जो घटना घट रही है देश में, जिस तरह से मिस्टर नायडू नीतीश कुमार की पार्टी मन ही मन में अस्वस्थ है, मोदी जी ने बहुत गवाया है। अब तो बैसाखी के ऊपर बैठे हैं। ये सरकार नहीं चलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। लालू जी ने जो कहा वो ठीक कहा है। चुनाव से पहले राहुल के नाम पर सहमति बन जाती तो चुनाव परिणाम पलट जाते, लेकिन अब इंडिया गठबंधन बीजेपी को मौका देने को तैयार नहीं है। सड़क से संसद तक बीजेपी की घेराबंदी की जा रही है। इस बीच अब संसद के मानसून सत्र की तारीख भी सामने आ गई है। तो कब शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया। इस बार के मानसून सत्र में आम बजट भी पेश किया जाएगा, इसलिए इसे बजट सत्र भी कहा जा रहा है। 23 जुलाई को एनडीए सरकार का पहला बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी। 22 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का ये बजट सत्र चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मामले में जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने सरकार की सिफारिश पर बजट सत्र के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संसदीय कार्यों की अत्यावश्यकताओं के अधीन बजट सत्र 2024 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया जाएगा। बता दें कि फरवरी में मोदी सरकार बजट पेश कर चुकी है, लेकिन वो अंतरिम बजट था जो केवल 6 महीने तक ही लागू रहता। अब एनडीए सरकार अपना पूर्ण बजट पेश करने जा रहा है। बजट सत्र की घोषणा के साथ ही से लेकर चर्चाएं तेज हैं। सरकार का बजट जनता के जेब पर बड़ा असर डालता है। ऐसे में मोदी के नए कार्यकाल के इस बजट से लोगों को बड़ी उम्मीदें, खासकर मिडिल क्लास को टैक्स में छूट, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं, किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर देने की घोषणाएं हो सकती है। जनता को महंगाई से राहत की चाह है। माना जा रहा है कि इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चर, ऑटो, ग्रीन एनर्जी, रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए बड़ा बजट जारी किया जा सकता है। इस बार के बजट में टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया जा सकता है। हालांकि बजट को लेकर जनता को सरकार से काफी उम्मीदें, लेकिन कितनी पूरी होती है ये तो बजट पेश होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन विपक्ष ने भी अपनी कमर कस ली है। संसद के पहले सत्र में इस बार विपक्ष की आवाज बुलंद नजर आ रहा है। वे लगातार जनता के मुद्दों को उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद बजट सत्र में भी विपक्ष के हावी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस की तैयारी पूरी है। कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रहा है, तो वहीं बीजेपी पर उसके सहयोगी दल दबाव बना रहे हैं। बीते दिन आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद एनडीए ने बड़ा ऐलान किया है। तो क्या है वो ऐलान, देखिए इस रिपोर्ट में। आंध्र प्रदेश में एनडीए सरकार मुस्लिमों को आरक्षण देगी। यह ऐलान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा उनका दल पहले ही कह चुका है कि मुसलमानों को दिया गया आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए, न कि तुष्टीकरण के लिए। राज्य में मुसलमानों का आरक्षण जारी रहेगा। बीजेपी के साथ टीडीपी के संबंध पर नायडू ने कहा कि हमने केंद्र से कोई मंत्री पद नहीं मांगा, यहाँ तक कि वाजपेयी के समय में भी नहीं। जो भी पेशकश की गई हमने स्वीकार कर लिया। उन्होंने गठबंधन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए वाजपेयी युग के दौरान लोकसभा अध्यक्ष का पद स्वीकार करने को याद किया। उन्होंने कहा पार्टी की प्राथमिकता आंध्र प्रदेश का पुनर्निर्माण है, जिसे पिछले 5 सालों में अपूर्ण क्षति हुई है। दरअसल इस बार बीजेपी बैसाखियों के सहारे सरकार चला रही है। बीजेपी के एनडीए में शामिल घटक दलों पर निर्भरता बढ़ गई। इन दलों में टीडीपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके 16 सांसद हैं। टीडीपी अपनी मांगों को लेकर बीजेपी पर दबाव बनाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में पीएम मोदी से मिलने के लिए खुद राज्य के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे। पीएम मोदी से उनकी लंबी बातचीत हुई और दावा किया जा रहा है कि नायडू ने राज्य की जरूरतों को लंबी चौड़ी सूची पीएम मोदी को
को सौंप दी। मुलाकात के बाद नायडू के राज्य में मुसलमानों का आरक्षण जारी रहने का ऐलान किया। बता दें कि नायडू ने आधे दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों से भी मुलाकात की और सबको अपनी मांगों को लेकर लंबी चौड़ी लिस्ट सौंप दी। अपनी मांगों को लेकर नायडू अड़े हुए हैं। उनके तेवरों से साफ हो गया कि वो पहले की तरह इस बार झुकने वाले नहीं है, जिसको लेकर बीजेपी भी दबाव में दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां चंद्रबाबू नायडू के ऐलान से एनडीए में टकराव दिखाई दे रहा है, तो वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल के मामले में भी बीजेपी की परेशानी को बढ़ा रहा है। इस मामले में सीबीआई ने बड़ा दावा किया है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। ईडी के बाद सीबीआई ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अब सीबीआई की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। सीबीआई के वकील एडवोकेट डीपी सिंह ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को 4 जून के बाद हुए कुछ नए घटनाक्रमों के बारे में जानकारी देंगे, जिसके कारण हमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा। उन्होंने कहा कि केवल केजरीवाल की भूमिका को लेकर आगे जांच की गई है और बाकी आरोपियों के खिलाफ जांच लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि सॉलिसिटर जनरल ने जो बयान दिया था वो केजरीवाल को छोड़कर मामले में गिरफ्तार बाकी के सभी आरोपियों से संबंधित था। एक तरफ सीबीआई की तरफ से केजरीवाल की गिरफ्तारी में बड़े खुलासे का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ईडी, सीबीआई और मोदी सरकार पर दिल्ली के सीएम को गलत तरीके से गिरफ्तार करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि एनडीए के एक सांसद ने डर से बयान बदल दिया। उनका नाम मंगू श्रीनिवास उल्लू रेड्डी है, जो टीडीपी के सांसद है, जिन पर दबाव डालकर ईडी ने बयान लिया। दरअसल एक दिन पहले 5 जुलाई को केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। जस्टिस नीना बंसल की बेंच ने शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के केस में सीबीआई से 7 दिन में जवाब मांगा है। इसके बाद ही सीबीआई की तरफ से इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। बता दें कि सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है। केजरीवाल की परेशानी कब खत्म होगी, इस पर सवाल है। तो वहीं इस वक्त परेशानी में बिहार सरकार भी नजर आ रही है। बिहार में पिछले 15 दिनों में 12 पुल गिरने की घटना पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। ऐसे में सरकार एक्शन में है, तो वहीं इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। राज्य में 15 दिनों के अंदर 10 से ज्यादा पुल गिरने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद नीतीश सरकार भी एक्शन में आ गई है और पुलों के गिरने के दोषी पदाधिकारियों और संवेदकों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हालांकि सरकार ने अब तक 9 पुलों के गिरने की बात कबूल की है। इनमें से 6 पुल जल संसाधन विभाग और अन्य 3 ग्रामीण कार्य विभाग के हैं। बाकी के 3 पुल किसी विभाग के हैं। ये सरकार को अब तक पता नहीं चल पाया। इसे लेकर जांच चल रही है। विकास आयोग के मुताबिक पिछले एक पखवाड़े में 9 पुल गिरे हैं। इनमें 6 जल संसाधन विभाग के, जबकि 3 पुल ग्रामीण कार्य विभाग के। वही खबरों के मुताबिक अब तक 12 पुलों के गिरने के मामले सामने आ चुके हैं। बचे हुए अन्य 3 पुल किसके हैं, इसकी जांच सरकार के स्तर पर की जा रही है। इसका पता चलने के बाद सरकार इस पर आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जब सरकार को पता ही नहीं कि 3 पुल किसके हैं, तो सरकार कार्रवाई कैसे और किस पर करेगी। तो वहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं सरकार जानबूझकर अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रही। बता दें कि पुलों के गिरने से सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार की गिरकी होने लगी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। एक तरफ जहां बिहार सरकार सवालों के घेरे में आ गई, तो वहीं नीट को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नीट परीक्षा शुरुआत से ही विवादों में घिरी हुई है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब नीट यूजी परीक्षा से जुड़ा एक अपडेट सामने आया है। नीट यूजी काउंसलिंग को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर एक तरफ सरकार समेत सरकारी एजेंसियां सवालों से घिर गई, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मांग के बावजूद काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। नीट यूजी की काउंसलिंग 6 जुलाई को होनी थी, लेकिन अब वो स्थगित कर दी गई है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC जो नीट परीक्षा की काउंसलिंग करवाती है, कमेटी ने काउंसलिंग को अगले आदेश तक रोकने की बात कही है। दरअसल 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले अहम सुनवाई होनी थी। कोर्ट एक साथ परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सोमवार को कोर्ट में पेपर लीक और परीक्षा पर बहस होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि MCC ने कोर्ट के आदेश तक काउंसलिंग पर रोक लगाई है। हालांकि MCC ने अब तक इस फैसले के पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया। बता दें कि शुक्रवार को केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए बताया था कि एनटी परीक्षा को रद्द करने के पक्ष में नहीं है। इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नीट यूजी में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। लाखों युवाओं से ये सफेद झूठ बोला जा रहा है, उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि केवल कुछ जगहों पर अनियमितताएं, चीटिंग हुई है। ये गुमराह करने वाली बात है। बीजेपी RSS ने पूरी शिक्षा प्रणाली को अपने कब्जे में रखकर शिक्षा माफियाओं को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही खड़गे ने नीट यूजी की परीक्षा फिर से कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि अब यह परीक्षा ट्रांसपेरेंट तरह से ऑनलाइन कराई जाए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए RTV न्यूज़ हिंदी। नमस्कार।